नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द लाउड फार्मर शो। इस शो में हम आपको समझाने की बात नहीं करते, आपको सिर्फ हम आपके सामने कुछ तथ्य रखते हैं और वो तथ्य मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा हूं बहुत विनम्रता के साथ कि प्रधानमंत्री की टीम के बारे में मैंने एक बार सवाल उठाया था और चौथी दुनिया में मैंने लिखा था इस बात को कि प्रधानमंत्री अपने उस टीम को जो उन्हें तथ्य देती है, तथ्य परोसती है, अभी से नहीं 4 साल पहले लिखा था, उसमें वो आमूलचूल परिवर्तन करें क्योंकि वो सतही ज्ञान वाले बहुत निचले स्तर के इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्हें न फैक्ट पता है न फैक्ट का डेवलपमेंट पता है। आज अगर मैं इस बात को कहूं तो उन्होंने हर बार प्रधानमंत्री से जितनी बार उन्होंने सार्वजनिक भाषण दिए हैं उनसे मखौल और मजाक उड़वाया है। सारी दुनिया में प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा है और अब लोकसभा में उनके दिए गए भाषण का सारी दुनिया में मजाक उड़ रहा है उनसे इतनी मजबूती के साथ। और जब प्रधानमंत्री हंसते हुए कोई तथ्य रखते हैं तो उससे प्रधानमंत्री की छवि कितनी दुनिया में खराब जाती है ये बताने का कोई भी, या उन्हें अपमानित करने का, उनका मखौल बनाने का कोई भी अवसर उनके साथ जो टीम है वो छोड़ती नहीं है। हर बार उनसे तथ्यात्मक गलती, तथ्यात्मक भूल, ऐतिहासिक भूल जो किसी प्रधानमंत्री से गलतीवश भी, एक भूलवश भी नहीं हो सकती है, उसे वो कराने की कोशिश करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री को हठधर्मी दिखाते हैं कि वो उन्हें स्वीकार नहीं करता, लोगों से कहता नहीं कि हमसे ये गलत तथ्य चला गया, बल्कि उनसे ये कहलवा देते हैं कि जो हमने कहा है वही सही, इतिहास में जो लिखा है वो झूठ है। जैसे उन्होंने लोकसभा में कल का भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया। आई एम श्योर ये उनकी अपनी रिसर्च या उनकी अपनी खोज या तथ्यात्मक जो 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 उसमें त्रुटियां हैं वो उन्होंने खुद नहीं की होंगी, तो जाहिर है उनकी किसी टीम ने की होगी, उनके पीएमओ में बैठे लोगों ने की होगी। और उस गलती ने क्या मखौल उड़ा दिया। प्रधानमंत्री गर्व से कह रहे हैं कि बिना मांगे जो कानून जनता के लिए सरकार दे वो सरकार जनता के हित में सोचती है। बिल्कुल सही बात है। और जिन कानूनों का उदाहरण उनमें दिया, उन्होंने एक तो दिया क्या कहते हैं, दहेज प्रथा का, कि वो सरकार ने बिना मांगे बनाया, किसी ने मांग नहीं की थी। और दूसरा उन्होंने बनाया बाल विवाह का। अब इस बात को लेकर के आज सारी दुनिया में हमारे प्यारे प्रधानमंत्री का मखौल और मजाक उड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री को ये पता ही नहीं दरअसल होता क्या है कि जब आप खुद देखिए, मैं यहाँ एक फर्क बताता हूँ। फर्क है कि आप अगर नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं, अगर ज्ञान से आप ओतप्रोत भरे होते हैं तो आपको तथ्य झुठला नहीं सकते, बहका नहीं सकते। दूसरे होते हैं इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, सूचना के आधार पर। और कोई अगर प्रधानमंत्री जी को, मैं जानता हूं कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये सिद्धांत समझ लीजिए कि जो नॉलेज ओरिएंटेड लोग होते हैं उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और जो सॉरी जो 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 इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होते हैं वो हर एक से बेवकूफ बन जाते हैं। हमारे देश के कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए, बल्कि एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो नॉलेज ओरिएंटेड नहीं थे लेकिन इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड थे, तो उन्होंने हमेशा गलती की लगातार। और 5 साल ही वो प्रधानमंत्री रह पाए, उनका ऑरा या उनकी साख खत्म हो गई थी। और अब हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं जो जब तक कम बोलते थे तब तक बहुत अच्छा करते थे, लेकिन जब से उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में तथ्यात्मक गलती शुरू की है, और कल लोकसभा में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उनको जिसने भाषण दिया वो इतना अज्ञानी, हिंदुस्तान के इतिहास का ज्ञान न रखने वाला, तथ्यों का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री का मखौल सार्वजनिक तौर पर उड़वा दिया। उसने कहा कि दहेज का कानून और बाल विवाह का कानून बिना मांगे सरकार ने दिए। अब उन्हें कौन बताए कि दहेज का कानून बनाने के लिए ये 10 साल के संघर्ष के बाद बना दहेज का कानून, और इसको डाउरी एक्ट कहते हैं। 1961 में बना, 1983 में इसमें संशोधन हुआ, डाउरी एक्ट बना, और एक बड़े आंदोलन की वजह से बना गया।
और दूसरा, बाल विवाह के लिए राजा राम मोहन राय ने मांग की थी और बाद में राय बहादुर शारदा ने इस मांग को आगे बढ़ाया, आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसीलिए इसे शारदा एक्ट कहते हैं, बाल विवाह के कानून को। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा रोकने में बहुत बड़ा रोल इस भारत में प्ले किया था, सती प्रथा का कानून भी उनको उसको रोकने के लिए बना था, वो भी राजा राम मोहन राय की संस्तुति और उनकी मांग और उनके आंदोलन की वजह से बना था। और बाल विवाह कानून भी उनकी वजह से बना, उन्होंने ही मांग उठाई। अभी प्रधानमंत्री जी को कौन बताए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा, लगता है कि इतिहास को हम प्रधानमंत्री के द्वारा देखें, प्रधानमंत्री जो कहें वही इतिहास मान लें, प्रधानमंत्री जो दिखाएं वही हम सत्य मान लें, लेकिन ये ऐसा होता नहीं। लोग तो बात करेंगे इसकी। और प्रधानमंत्री से उन्होंने जो प्रधानमंत्री का कल के भाषण में प्रिय विषय था, जिसका उन्होंने एक बात कही कि देश को ऐसे लोग चाहिए जो वेल्थ क्रिएट करें। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि देश के लिए वेल्थ देश की जनता इकट्ठा करती है, देश के उद्योग इकट्ठा करते हैं, उद्योगपति नहीं इकट्ठा करते हैं। औद्योगिक नीति देश के लिए वेल्थ इकट्ठा करती है। देश में काम करने वाले लोग जो अपना टैक्स देते हैं, व्यापारी जो जो टैक्स देते हैं, वो देश के लिए वेल्थ इकट्ठी होती है। 2 या 3 व्यापारी नहीं, औद्योगिक घराने नहीं वेल्थ इकट्ठी करते हैं। पर प्रधानमंत्री के कल के भाषण में था कि अगर ये जो वेल्थ क्रिएटर हैं, मतलब अडानी और अंबानी, इनका बहुत महत्व है देश के लिए, देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में, इसलिए इनके ऊपर कटाक्ष नहीं होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि कभी कभी इतिहास दोहराता है, लेकिन वो इतिहास भी प्रधानमंत्री को जानकारी देने वाले या उन्हें इतिहास या सामाजिक ज्ञान की सूचना देने वाले लोग नहीं जानते हैं। इतिहास कैसे दोहराता है? जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर, उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और यहाँ पर आकर के यहाँ के उस समय के राजाओं से और बादशाहों से, नवाबों से उन्होंने उनके इलाके में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। इन्होंने उनको व्यापारी समझ के खुशी खुशी अनुमति दे दी। बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे व्यापार को थोड़ा, हम जो सामान इकट्ठा कर रहे हैं वहां कोई परेशानी हो रही है, इसलिए हमें एक छोटी सी सेना रखने की इजाजत दी। वो भी नवाबों ने और राजाओं ने स्वीकार कर लिया। नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी सेना हो गई कि उनके आसपास के राजे महाराजे उस सेना से डरने लगे और उन्होंने धीरे से उनको हरा करके ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य, कंपनी बहादुर का राज्य बनाकर भारत को गुलाम बनाने की शुरुआत कर दी और अंत में इंग्लैंड की सत्ता, रानी की सत्ता हिंदुस्तान के शासन को चलाने। मैं ये घटना इसलिए आपके जरिए प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इतिहास को दोहराने की कोशिश हो रही। हमारे प्रदेश के और हमारे देश के 2 व्यापारी कह रहे हैं कि हम अनाज के गोदाम बनाएंगे, दूसरा कह रहा है हम अनाज का खुदरा व्यापार करेंगे। लेकिन उन गोदामों की सुरक्षा के लिए और उस व्यापार की, खुदरा व्यापार की सुरक्षा के लिए हमें अपने गार्ड्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार के पास तो पैसा है नहीं। जो सरकार पेंशन में कटौती कर रही है, पेंशन देने न देने की बात कर रही है, उन कर्मचारियों को, उन सिपाहियों को, उन सैनिकों को, उन पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो देश के लिए अपनी जान खतरे में डाल के शांति स्थापित करते हैं, जिन्होंने देश के लिए 50 साल 60 साल सेवा की है, उन्हें अगर आप पेंशन देने से मना करते हैं और कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब है, हम नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब है कि आप नए लोगों को इस व्यवस्था में नौकरी नहीं दे सकते, सुरक्षा वाली व्यवस्था में। तो फिर ये कहेंगे कि हम अपनी प्राइवेट सेना रख लेते हैं। जैसे हम आपके बनाए हुए एफसीआई के गोडाउनों को, जिनमें अनाज भारत सरकार संचित करती थी, अब अगर इनकी जगह हमें अपने गोदाम में संचित करना है तो हमें इनकी सुरक्षा के लिए एक सेना रखनी है, छोटी सी टुकड़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर। तो वो एक सेना रखने की इजाजत पहले अडानी साहब को मिल जाएगी, फिर अंबानी साहब को मिल जाएगी और देश में प्राइवेट सेना की शुरुआत हो जाएगी। तो सरकार के पास पैसा है नहीं कि इन्हें वो सिपाही मुहैया करा सकें। कौन से सिपाही? जो इनकी सुरक्षा कर सके। थाने में इतने साधन नहीं है, लोग नहीं है, हम लोग बढ़ा नहीं सकते, हमारे बजट के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो हमने जब इतना ये निजी हाथों में दे दिया है तो सेना का एक छोटा हिस्सा जो इनकी अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए, वो भी हम क्यों नहीं अनुमति दे दें? ये
ये बहुत बहुत स्वाभाविक तर्क है और इस स्वाभाविक तर्क को सरकार को मानने में इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नेहरू जी के ज़माने में बनी हुई, नेहरू जी से लेके मोदी जी के ज़माने तक बने हुए सार्वजनिक संस्थान पूरे के पूरे तौर पर इसलिए बेचे जा रहे हैं कि हम अगर उनको चलाएंगे तो उनको और घाटे में लेके आएंगे, क्योंकि वो अब तक घाटे में गए हैं। कुछ को 2014 से लेके 19 तक के प्रबंधन ने घाटे में ला दिया, कुछ को उनसे पहले वो घाटे में थे। तो जितने भी घाटे के सौदे न हों और जो जो मुनाफे के सौदे देने वाले भी अपने अपने उपक्रम हैं उन्हें फिर प्राइवेट हाथों में बेच दो, ताकि हमें पैसा मिले, हम सिर्फ राज्य करें, नियम बनाएं, बाकी सारी चीज वो लोग करें जो उसे खरीद रहे हैं, जैसे ट्रेनें हैं, कोयला है, बिजली है, पेट्रोलियम है, रक्षा है, सब के सब निजी हाथों में सरकार ने देना शुरू कर दिया। और जो बच्चे हैं उनकी सूची निर्मला सीतारमण पिछली लोकसभा में बता चुकी है कि इन सब चीजों को हमें अगले मार्च तक डिसइन्वेस्ट करना है, सरकारी नियंत्रण से हटा करके। और अब उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है कि बीमा सेक्टर भी, जो हमारा सबसे फायदे का सेक्टर था, उस सेक्टर को भी उठा के उन्होंने दे दिया है प्राइवेट हाथों में। तो परिणाम ये हो गया है कि अब हमारे सारे राष्ट्रीय संसाधन, देश के संसाधन, देश के पैसे से खड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर अब उन लोगों के हाथ में चला गया जिन्होंने इसको खड़ा करने में एक नए पैसे का ना दिमाग लगाया, न एक नया पैसा इसके संसाधनों पे खर्च किया, बल्कि उन्हें बनी बनाई एक चीज मिल गई जिसका ये फायदा कमाएंगे और हम ही को लूटने की कोशिश करेंगे। अब सरकार की ये नीति बताती है कि अगर कृषि के क्षेत्र में बड़ी कंपनियां आई, चाहे गोडाउन बनाने में चाहे खरीदने में, जैसे अब कह रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुल के कहा और मैं आपसे उतना ही खुल के कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि किसको हम मना कर रहे हैं कि तुम प्राइवेट मंडी में मत बेचो, हम तो तुमको एक दूसरी सरकारी मंडी में नहीं बेचो, हम तो एक तुमको दूसरा प्राइवेट मंडी का ऑप्शन दे रहे हैं। और यही तो कहा होगा अडानी अंबानी ने सरकार से कि आप ये कह करके लोगों को समझाओ कि आप किसी भी तरह से आप इसको मान जाओ कि सरकारी मंडियां भी रहेंगी और प्राइवेट मंडियां भी रहेंगी, फिर हम सरकारी मंडियों में जाने वाले लोगों से ज्यादा प्राइवेट मंडियों में पैसा देंगे साल भर के लिए। और जो यहाँ काम करते हैं, जो इस व्यवस्था को जानते हैं, उन्हें हम अपने यहाँ नौकरी दे देंगे। जैसे एयर इंडिया के पायलट कहां गए? नौकरी छोड़ के जेट में गए, दूसरी प्राइवेट एजेंसियों में गए। एयर इंडिया के पायलट खत्म। जो बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसीज हुई, इनको बड़े पैसा दे करके देश और विदेश में हमारी सेना के बड़े अफसरों को, जो सक्षम अफसर हैं, उनको वो तोड़ करके ले गए। ये उदाहरण नकली नहीं, ये सत्य उदाहरण है, हमारे सामने ही घटा है। तो अगर हम ये माने कि ये जो दोनों मंडियां रहेंगी जहां किसान जाएगा, तो पहले 1 साल के लिए वो किसानों को अपनी तरफ लाने के लिए 1 साल या 1.5 साल वो ज्यादा पैसा देंगे सरकारी मंडियों में जहां नीलामी होती है, और उसके लालच में ये लोग यहाँ से छोड़ वहां जाएंगे और तब तक यहाँ के सारे कर्मचारी उनके यहाँ जा चुके होंगे। और जब उनके यहाँ जा चुके होंगे तो फिर पूरा तंत्र जो गांव में किसानों को लेकर के और मंडी तक जानता है, जिससे किसान इतने दिनों तक वाबस्ता रहे हैं, उनसे जुड़े रहे हैं, वो सब प्राइवेट मंडियों में जाएंगे। यानी मतलब ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं लाइक अडानी अंबानी, इनके पास जाएंगे और नतीजा क्या होगा? उसके बाद उनके दिए हुए एडवांस के आधार पर खेती होगी। उस एडवांस को किसान, जैसे अक्सर होता है, खरीद लिया, उसकी दूसरी परेशानियां आ गई और उधार उसने ले लिया, बैंक का लिया हुआ पैसा, और बैंक उसकी जमीन कुड़क कर देते हैं, नीलाम कर देते हैं। तो वो बैंक चूंकि सरकारी हैं तो वो अपने पास रख नहीं सकते, पर ये जो प्राइवेट कंपनियां, ये तो अपने पास में उस संपत्ति को रखेंगी अगर ये पैसा नहीं लौटा पाएंगे। और फिर अंग्रेजी में लिखे हुए दस्तावेज पे इनके दस्तखत होंगे और बाद में वकील रखने की इनकी ताकत नहीं होगी, और वो वकील राम जेठमलानी जैसे लोगों को रख लेंगे, अरुण जेटली जैसे लोगों को रख लेंगे। किसान क्या करेगा? किसान की सारी संपत्ति प्राइवेट हाथों में चली जाएगी और उसके हाथों में एक प्राइवेट सेना भी होगी, जिससे वो पकड़ करके इन लोगों को बुला करके एक काम करेंगे वो कि इनको एक अपनी प्राइवेट जेल बना लेंगे वो किसानों के लिए। जैसे तहसीलदार
लेके आता है और उन्हें अपनी हवालात में बंद कर देता है, जो जमीन का किराया नहीं चुका पाते हैं, सरकारी मुआवजा नहीं दे पाते हैं, टैक्स नहीं दे पाते हैं, उसी जिस तरह बैंक उनको गिरफ्तार करके थाने में बंद करा देता है, उसी तरीके से ये लोग भी उन्हें लाके प्राइवेट जेलों में रखेंगे। सरकार को अनुमति देने में क्या दिक्कत है? सरकार कहेगी कि आपने पैसा लिया है तो प्राइवेट प्लेयर्स का पैसा आप नहीं लौटा लेंगे, आपको लौटाना ही होगा, लौटाना ही होगा। ये जो तर्क है, ये तर्क बहुत ही किसान विरोधी तर्क है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल जिस सच्चाई और जिस गौरव के साथ इसको रखा, उससे लगा कि सरकार इससे पीछे नहीं हटने वाली। इसलिए किसानों ने शायद ये सोच के फैसला किया कि हम सरकार की इन मांगों को नहीं मानेंगे और हम देश की जनता को इन तथ्यों को समझाने की बात करेंगे। सरकार तो नहीं समझा पाएगी, पर हम जाके समझाएंगे, क्योंकि सरकार तो उन्हीं तर्कों को लोकसभा में कल प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हम आपकी किसी बात को सही नहीं मानते। अब उन्होंने आंदोलनजीवी और आंदोलनकारी शब्द इस्तेमाल कर दिए। लग रहा है हिंदी की आप एक नई डिक्शनरी दे रहे हैं, कुछ व्याख्या भी तो कीजिए। आप इस देश में किसे आंदोलनकारी मानते हैं और किसे आंदोलनजीवी मानते हैं? और ये सन 47 के बाद कहना चाहें तो उनके नाम ले लीजिए, आंदोलनजीवी कौन है उदाहरण के लिए, और आंदोलनकारी कौन है। कुछ तो लोग रहे होंगे जहां से ये शब्द आपकी व्युत्पत्ति आपके दिमाग में आई। कुछ तो आप देश के लोगों को समझाएंगे ना, जो प्रधानमंत्री के साथ जिनका संपर्क है, सहकार है, जो उनके विचारों को जानते हैं। तो वो यही लोग बताना शुरू करें कि आजादी के बाद या आजादी के आंदोलन में भी कौन आंदोलनकारी थे, कौन आंदोलनजीवी थे। इस देश की जनता ने एक कैंपेन चला दिया है कि हम आंदोलनजीवी हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैंपेन चलाने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए ना, हाथ जोड़ के कि आदरणीय महोदय, हमें ये समझा दीजिए कि आंदोलनजीवी में आप किसे किसे मानते हैं, क्योंकि उदाहरण से ही लोग सिद्धांत को समझते हैं, और आंदोलनकारी किसे समझते हैं। हमारे सामने समझ साफ हो जाएगी। और आप शुरू कीजिए सन 47 से या 47 से पहले से। हम आपके इस अपने अज्ञान को दूर करने के लिए आपसे एक ज्ञानवान जानकारी का की मांग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम आपके उस देश के निवासी हैं। आपकी 100 अगर हम मान लें कि आप देश के बादशाह हैं, तो हम ये भी मान लेते हैं कि हम देश के 135 करोड़ की प्रजा में से एक हैं, क्योंकि आप कभी उसको 130 करोड़ कहते हैं, कभी 135 करोड़ कहते हैं। पीएमओ से कहिए कि प्रधानमंत्री को सही जानकारी दें कि देश की आबादी है कितनी, ताकि प्रधानमंत्री एक ही आंकड़ा जगह जगह दोहराए। कहीं 130 करोड़ दोहराते हैं, कहीं 135 करोड़ दोहराते हैं। तब कहेंगे 5 करोड़ में क्या होता है, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सवाल ये कि जो लोग इतने अज्ञानी हैं कि प्रधानमंत्री को 5 करोड़ के खेल में झुला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी कभी किसी और चीज में बड़ी चूक कर सकते हैं। और इन लोगों को जो उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें चाहे 20 गालियां दे दो, पर देश के प्रधानमंत्री को कोई अगर विदेशी अखबार, कोई विदेशी चैनल, हमारे देश के लोग, हमारे देश के बुद्धिजीवी अगर उनका मजाक उड़ाते हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं ये देखता हूं, जो जिस चीज पे मुझे शर्म आती है, मैं प्रोग्राम करता हूं तो जनता उसमें जिस जिस तरह के संबोधन प्रधानमंत्री जी को दे रही है, वो पढ़ के मुझे शर्म आ जाती है। मुझे शर्म आ जाती है कि कैसे ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को इन शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं तथ्यों का सहारा लेते हैं जिन तथ्यों का प्रधानमंत्री जी ने सहायता दिया, वो उसे गलत साबित करते हुए उन्हें तमाम विशेषणों से नवाजते हैं। और ये मेरा ही हाल नहीं है, जितने लोग सोशल मीडिया के ऊपर प्रधानमंत्री की किए हुई बात की व्याख्या कर रहे हैं, उन सबके रिस्पॉन्स जो पब्लिक से आ रहे हैं वो बहुत अजीब आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ राज्यसभा में प्रधानमंत्री के दिए हुए भाषण की समालोचना श्री सोमपाल जी, जो अटल जी के कृषि मंत्री थे, उन्होंने की। अब हमने उनके जितने कमेंट्स आए वो हमने उन्हें भेज दिए। अब आज मुझे कह रहे हैं भाई साहब इतना पढ़ने की किसे फुर्सत है, ये तो बहुत लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, बहुत तरह के कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए, अब कर रहे हैं, पर दिक्कत ये है कि
इन कमेंट्स को प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं समझते हैं, उनके लोग क्यों नहीं समझते हैं। कल प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे, लाइव था उनका, किस पर? भारतीय जनता पार्टी के हैंडल पर और प्रधानमंत्री के अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर। उसमें देखिए लोगों ने क्या क्या कहा है, प्रधानमंत्री जी क्या क्या कहा है। क्योंकि संयोग की बात है कि लाइव चलते हुए आप उन कमेंट्स को रोक नहीं सकते, आप कंट्रोल नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के साइट पर जो लाइव भाषण प्रधानमंत्री का कल लोकसभा में चल रहा था, उसके ऊपर देखिए लोगों ने क्या कमेंट किया है, कितने भद्दे कमेंट किए हैं, कितने वाहियात कमेंट किए हैं। शायद इसीलिए मन की बात में उनकी डिसलाइक और लाइक के ऑप्शन को ही हटा दिया गया। अब मुझे लगता है अगला जो प्रधानमंत्री का भाषण होगा उसमें कमेंट का ऑप्शन हट जाएगा। पर मैंने कल देखा उनके लाइव के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की साइट पे और प्रधानमंत्री की खुद की साइट पर, ऑफिशियल साइट, जो भाषण चल रहा था उसमें किस तरह के कमेंट आ रहे थे और कितने लोग देख रहे थे। ये मजाक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर 4,000 लोग देख रहे थे और जी के टीवी की साइट के ऊपर प्रधानमंत्री को 11,000 देख रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए डूब मरने की बात है कि आपसे ज्यादा साख तो जो जो आपसे ज्यादा झूठने वाला बोलने वाला चैनल है उसकी साइट पे लोग देख रहे हैं। और हमारे मित्र सुनाम धन्य देश के एक महान पत्रकार, वो तो कह रहे हैं कि हजारों जुगनू मिलकर के सूरज को चुनौती दे रहे हैं। अरे तुम पत्रकार हो, भाड़ थोड़े ही हो, चापलूस थोड़े ही हो। पत्रकार होने के साथ तुम कह रहे हो कि हजारों जुगनू मिलकर के, मतलब ये जितने पत्रकार हैं सब जुगनू हैं और तुम उसमें सूरज हो। तुम्हें तुम्हें लोग चुनौती दे रहे हैं कि तुम्हारे आका को चुनौती दे रहे हैं, जिसको आप इशारा कर रहे हो। इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी के साथ राज्यसभा के लालच में कितना भी नीचे गिरने को तैयार है। एक झूठ की दुनिया बसी हुई है। प्रधानमंत्री जी से ये देश के नाते कहना चाहता हूं, देश के नागरिक के नाते, आपकी प्रजा होने के नाते, प्रधानमंत्री जी आप सरकार बहादुर हैं, लेकिन अपना मजाक मत उड़वाइए, क्योंकि वो मजाक देश के प्रधानमंत्री का उड़ता है, यानी भारत देश के ज्ञान का उड़ता है। विश्व गुरु भारत का मजाक उड़ता है कि जिसे ये भी नहीं पता कि तक्षशिला कहाँ है। कैसे कैसे अगर मैं निकाल के 3 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा जो आपके लोगों ने 2014 से लेकर के और 2021 तक आपसे झूठ बुलवाए हैं भाषणों में। तो मेरा निवेदन प्रधानमंत्री जी से ये है कि इन चीजों के ऊपर सावधानी रखिए। और जनता से मुझे ये कहना है कि इन सारी चीजों पे प्रधानमंत्री ने अपना रुख साफ कर दिया है कि उन्होंने जो कहा है वही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। और जो उन्होंने कह दिया है लोगों को मानना चाहिए कि ये कानून हमारे पास रहेंगे और अगर 2024 तक ये व्यवस्था कायम हो जाएगी, देश की सारी मंडियां लगभग बंद हो जाएंगी और जो प्राइवेट मंडियां हैं, जिस तरीके से रेल और हवाई जहाज, और हवाई जहाज कहा गया ना कि 1.5 लाख करोड़ पर एयर इंडिया की बोली शायद लग जाएगी, सरकार को इतना पैसा मिल जाएगा। तो बेचने की होड़ लगी हुई है। इस पैसे को क्या करेंगे जब ये पैसा खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे? सरकार से ये भी पूछना चाहिए कि जब ये पैसा खत्म हो जाएगा, LIC का और एयर इंडिया का जो अभी आप बेच रहे हैं, सारे संसाधन तो आपने बेच ही दिए, अगर वो भी डिसइन्वेस्टमेंट हो गए, आपने खर्च कर लिया, तो फिर आगे के लिए पैसा कहां से लाएंगे? नहीं, ये तो योजना नहीं कि कश्मीर को लीज पे दे दें किसी प्राइवेट पार्टी को, उत्तर प्रदेश को किसी को दे दें, उड़ीसा को किसी को दे दें, जो मिनरल जहां है, झारखंड किसी को दे दें। ये मैं माफी के साथ, दर्द के साथ कह रहा हूं कि सरकार की नीतियां ये बता रही हैं कि जब बेचने को कुछ नहीं रहेगा, जो इस साल 2021 के बाद आपके पास बेचने के लिए कोई संस्था नहीं बचेगी, तब तो सिर्फ राज्य बचेंगे, सरकारें बचेंगे कि प्राइवेटली सरकार इनको 5 साल के लिए दे दो और ये इतना पैसा सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए दे देंगे। कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला। मना कीजिए कि नहीं होने वाला है, ताकत के साथ सामने आइए, कहीं ऐसा नहीं होगा। आपकी शंकाएं बिल्कुल वैसी हैं जैसे टिटेरी की शंका है कि आकाश नीचे नीचे गिर पड़ेगा, इसलिए पीठ के बल लेटती है अपने चारों पैर ऊपर करके कि अगर आकाश गिरेगा तो मेरे बच्चे बच जाएंगे, मैं उसे अपने पैरों पर रोकूंगी। ये तो टिटेरी के बारे में मैंने शुरू से पढ़ा है कि उसकी साइकोलॉजी ये होती है, इसीलिए वो 4 पैर ऊपर करके सोती है। तो क्या यही हमारे यहाँ पूरी सरकार कर रही है या करेगी कि जब पैसा खत्म हो जाएगा, सवाल पूछें तो क्या करेंगे, तो आप कहें हमारे पास तो अभी भी ये चीजें हैं बेचने के लिए?
बीएसएनएल बिक गया, संचार का पूरा एरिया बिक गया, सब ज्यादातर जगहों पे चीन ने दूसरे ढंग से पैसा लगा लिया पीछे से। चीन की किसी कंपनी ने लगाया सिंगापुर में, सिंगापुर की किसी कंपनी ने लगाया मॉरिशस में, मॉरिशस की कंपनी ने हिंदुस्तान के XYZ संसाधन खरीदे। इस तरीके की कंपनियों ने एक दूसरे को मदद करके और हिंदुस्तान का पूरा सार्वजनिक उपक्रम, हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की सांस, हिंदुस्तान की लाइफलाइन खरीद ली और सरकार इसे दे रही है अपने तर्कों के हिसाब से, जिसका वो कह रही कि आप प्राइवेट में चाहे प्राइवेट में बेचिए, आप सरकारी मंडियों में जाना चाहें। अब सरकारी मंडियों में अगर जाना है तो देश में सिर्फ 7,000 मंडियां हैं, अभी 22,000 या 24,000 मंडियों की जरूरत है। आप उनको क्यों नहीं बनाते? लेकिन उनको नहीं बनाएंगे, उनमें कोई बजट नहीं देंगे, उनमें कोई पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन आप प्राइवेट हाथों को कहेंगे कि आप पैसा लगाइए, तो वो कह रहे हैं हम खाली वहीं क्यों लगाएं जहां है मौजूदा मंडियां, वहां भी लगाएं। आपने उनको वहां कह दिया। 19 लाख करोड़ का ये व्यापार निजी हाथों में जाने वाला है, जो अनाज के एक्सचेंज से चलता है, जो मंडियों के जरिए चलता है। छोटा इसलिए है कि सिर्फ 7,000 मंडियां हैं। जिस जिस दिन 22,000 मंडियां हो जाएंगे तो इस व्यापार का वॉल्यूम देख लीजिए। ये सब की दुनिया के पैसे वालों की आंख में खटक रहा है। उन्होंने भारत के पैसे वालों के जरिए, श्री अडानी, श्री अंबानी के जरिए से इसे अपने कब्जे में ले लिया, लेने का प्लान बना दिया। और कल प्रधानमंत्री जी ने साफ घोषणा की, दोनों रहेंगे, जिसको जहां जाना है जाए। मतलब इन मंडियों को मारने में सरकार का सहयोग अडानी और अंबानी के साथ होगा। यही कल प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा है। आज शाम 6 बजे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री रहे सोमपाल शास्त्री जी, आपके इस चैनल पर आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री जी के भाषण में, लोकसभा में दिए गए भाषण में बताए गए तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। उन्होंने राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री जी के भाषण की व्याख्या की थी, जिसकी आपने सीमा तोड़ करके उसको देखा, उसके ऊपर कमेंट किए। आज लोकसभा में दिए गए कल के प्रधानमंत्री जी के भाषण का विश्लेषण सोमपाल शास्त्री जी 6 बजे इस चैनल के ऊपर करेंगे, लाउड इंडिया टीवी के लाइव में। आप अगर सुनना चाहें तो 6 बजे आपका आमंत्रण है। 5:30 बजे का टाइम था, लेकिन हम उसे 6 बजे आपके लिए उन्हें लेके आएंगे। वो किसी और चैनल पे होंगे, वहां से हमारे यहाँ आएंगे। तो हमारे यहाँ जो व्याख्या करेंगे, मेरा निश्चित मानना है कि वो व्याख्या उससे अलग होगी जो दूसरे चैनलों पर वो करते हैं। मैं प्रोग्राम समाप्त करता हूं इस तकलीफ और दर्द के साथ कि प्रधानमंत्री से तथ्यात्मक गलती कराने वाली टीम अभी भी प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री का उनके ऊपर विश्वास इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी को ज्ञान से ड्रिवन होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी इंफॉर्मेशन से ड्रिवन, इसलिए वो उसको सुधार नहीं पाते, देख नहीं पाते। और यही फर्क उनमें और अडवाणी जी और जोशी जी में है, मुरली मनोहर जोशी जी में, कि इनसे अभी तक तथ्यात्मक गलतियां नहीं हुई। चाहे वो अडवाणी जी लाहौर गए हों जिन्ना की मजार पर, या अडवाणी जी ने यहाँ होम मिनिस्टर रहते हुए या संसद, लोकसभा राज्यसभा में जो भाषण हुए, तथ्यात्मक गलतियां नहीं। प्रधानमंत्री सुधार लीजिए। अब न कोई अटल बिहारी वाजपेयी आने वाला है, न कोई लाल कृष्ण आडवाणी आने वाला है, न कोई मुरली मनोहर जोशी आने वाला है। अब तो आप हैं। तो आप अपने को ज्ञान में इनसे बड़ा दिखाइए, इनसे नीचे नहीं, क्योंकि ये तो अपने निचले स्तर पे भी जाके तथ्यात्मक गलती नहीं करते। महान विद्वान लोग हैं। आपसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि आप अपनी विद्वता की धाक सारे देश में जमाइए। इसका मखौल मत उड़ाइए कि आप आंदोलन जीवी हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं। आप बताइए कि आप क्या है। मैं बहुत बहुत दर्द और आदर के साथ आपसे पूछ रहा हूं। आप देश का प्रधानमंत्री हिम्मत से ओतप्रोत होता है, सही ज्ञान से ओतप्रोत होता है, सही फैसलों से सही फैसले लेता है। ये तो आपको साबित करना पड़ेगा। इसलिए साबित करना पड़ेगा कि आपकी टीम ने आपसे इतने झूठ बुलवा दिए हैं कि अब कोई आपकी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा है। किसान विश्वास नहीं कर रहे हैं। किसानों की इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही है। कल रात में मैं देख रहा था कितनी पंचायतें इस देश में हो गई।
होती जा रही हैं, छात्र आपके खिलाफ हो रहे हैं, आपको इस बात की चिंता नहीं होती है? आप उनका मखौल मजाक उड़ा, देश के प्रधानमंत्री को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिससे लगे कि वो एवरेज सदस्य है लोकसभा का। तो लोकसभा में जो जो लोग बोलते हैं बहुत संभल के बोलते हैं, पर आप ही के मंत्री उद्दंडता कर जाते हैं, जिसका न उन्हें ज्ञान है न उनका कद है, वो भाषा बोलते हैं और घूमते हैं। इससे लगता है कि वो आपको भी कितना दुष्प्रचार के षड्यंत्र में शामिल कर लेते हैं। और आपकी साख सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, भारत में भी है। तो भारत में साख का मजाक उड़े या दुनिया में साख का मजाक उड़े, कम से कम इस चीज से तो हम भारतवासियों को इस शर्मिंदगी से बचा लीजिए। और देश के प्रधानमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहें? न सुनना चाहें न सुनिए, आपकी मर्जी, लेकिन सुनेंगे तो देश का सर और देश के साथ साथ हम सब लोगों का सर गर्व से ऊंचा होगा। अन्यथा हम विनम्र भाषा में, विनती की भाषा में आपसे निवेदन करते रहेंगे जब तक करने का मौका आप देंगे। उसके बाद तो फिर इतिहास तय करेगा कि किसको कितना मौका मिला और उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं अपनी बात इस लाउड किसान शो में समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में दिया हुआ भाषण, उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण शाम 6 बजे आप श्री सोमपाल शास्त्री के द्वारा सुने लाउड इंडिया टीवी पर। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।